हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से यूईटी का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। और हमारा क्वेश्चन जो है 15 MCQ क्वेश्चन है। तो देखिए ये किस चैप्टर से है। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये टॉपिक जो है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है हमारा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संतति की अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति कहलाती है। यानी जो संतति अपने जनक के समान जो दिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपने जनक के समान दिखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है विविधता, आनुवंशिकता, वंशागति, समानता। तो देखिए विविधता होगा नहीं, वंशागति होगा नहीं और समानता भी नहीं होगा। होगा हमारा क्या, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इसलिए होगा, क्या कह रहा है, संतति की अपने जनकों के समान दिखने की प्रवृत्ति, जो अपने जनक के समान दिखते हैं, यानी वो क्या हो गया हमारा, आनुवंशिकता ही होगा। तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन सही है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है, पूर्व युग के मनुष्य जानते थे कि विविधता का कारण लैंगिक जनन से जुड़ा हुआ है। साहीवाल गाय कृत्रिम चयन का उदाहरण है। हमारे पूर्वजों को विविधता के वैज्ञानिक आधार के बारे में अल्प ज्ञान है। अल्प मतलब बहुत थोड़ा ज्ञान है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा इसमें से चौथा, डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए पूर्व युग के जो मनुष्य हैं वो जानते थे कि विविधता का कारण क्या है, लैंगिक जनन से जुड़ा हुआ है। साहीवाल गाय कृत्रिम का ही उदाहरण है, कृत्रिम चयन का ही उदाहरण है। हमारे पूर्वजों को विविधता के वैज्ञानिक आधार के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान था। तो ये तीनों सही है हमारा ऑप्शन। तो डी हमारा ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर किए गए प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा तद्रूप समप्रजनन पादप किस्म के कितने जोड़ा का चयन किया गया था। हमारा पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 13, तीसरा 14 और चौथा 15। तो देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 14 नंबर होगा। ये तीसरा हमारा सही होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में परागण की कौन सी विधि अपनाई गई है। देखिए मेंडल ने कौन सी विधि अपनाई है परागण में। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि मेंडल ने शुद्ध किस्म की मटर का उपयोग करते हुए कृत्रिम परागण या परपरागण करवाया। शुद्ध किस्म के जो वंश क्रम में लगातार स्वपरागण होता रहता है। क्या कह रहा है कि शुद्ध किस्म में जो वंश क्रम में लगातार स्वपरागण होता रहता है, यह स्थिर लक्षण वंशागति और विभिन्न पीढ़ियों के लिए प्रकटन दर्शाता है। तो इसमें से हमारा आंसर देखिए, पहला हमारा है कृत्रिम, दूसरा है परपरागण, तीसरा है प्राकृतिक, चौथा है विकल्प ए व बी। तो देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, ए। ए हमारा क्या होगा, कृत्रिम। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में परागण की कृत्रिम विधि अपनाई गई थी, आर्टिफिशियल। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम संकर वंशज थे। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा F1 वंशज, दूसरा है
F0 वंशज, तीसरा है F2 वंशज और चौथा है F3 वंशज। तो देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, F1 वंशज। क्या कह रहा है, मेंडल द्वारा प्राप्त किए गए प्रथम संकर वंशज कौन थे, F1 वंशज थे, जो प्रथम संकर थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए कह रहा है मेंडल द्वारा पर्यवेक्षित कौन सी पीढ़ी प्रभावी जनक के लक्षण प्रारूप को प्रदर्शित करती है। पहला हमारा है F4, दूसरा है F2, तीसरा F1 और चौथा है हमारा F0। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा इसमें से होगा कौन सा, F1, सी हमारा सही आंसर है। मेंडल द्वारा पर्यवेक्षित F1 पीढ़ी प्रभावी जनक के लक्षण प्रारूप को प्रदर्शित करती है। कौन सी पीढ़ी प्रदर्शित करती है, तो F1 पीढ़ी जनक के लक्षण को प्रदर्शित करती है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, 7 नंबर क्या है। देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी के बौने एवं लंबे पौधों का अनुपात था। पौधों का अनुपात कितना है, देखिए पहला हमारा दिया है 1/4 और 3/4, 3/4, 1/4, 2/3, 1/3 और चौथा है 1/3, 4/3। तो देखिए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1/4 और 3/4। मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी के बौने एवं लंबे पौधे का अनुपात कितना होता है, तो 1/4 अनुपात 3/4 होता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्या है। देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेंडल ने लंबे एवं बौने पौधे में संकरण करवाया। कौन कौन से पौधे में, लंबे और बौने पौधे में संकरण करवाया। तो उन्हें क्या, F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है, पहले तो जान लेते हैं। देखिए प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण एक साथ व्यक्त हुए हैं इसमें, इसीलिए यहाँ लक्षणों का मिश्रण नहीं हुआ है। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि F2 पीढ़ी में लक्षणों का असम्मिश्रण दर्शाता है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है लक्षणों का सम्मिश्रण, पूर्वजता, लक्षणों का असम्मिश्रण और चौथा है मध्यवर्ती लक्षण। इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्या, लक्षणों का असम्मिश्रण। देखिए अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, F1 पीढ़ी में प्रकट हुए लक्षण कहलाते हैं। F1 पीढ़ी में जो है कि ये प्रकट हुए लक्षण क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, सहप्रभावी लक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या कहलाते हैं, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो है, संरचनात्मक जीन का समकक्ष होगा। संरचनात्मक जीन का समकक्ष होगा। देखिए सबसे पहले जानिए कि देखिए सिस्ट्रान जो है, यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन म्यूट्रान है, दूसरा सिस्ट्रान है, तीसरा ओपेरॉन है और चौथा रेकान है। तो देखिए सिस्ट्रॉन डीएनए का ही एक पार्ट है, एक भाग है, डीएनए का ही भाग है, जो पूर्ण पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को सुनिश्चित करता है और इस प्रकार से यह जो संरचनात्मक जीन के समान माना जाता है। तो इसीलिए देखिए क्या कह रहा है, हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही है, सिस्ट्रॉन, क्योंकि सिस्ट्रॉन क्या है, हमारा एक डीएनए का ही पार्ट है। और क्या पूछा यहाँ पे, संरचनात्मक जीन का समकक्ष होगा, तो क्या होगा, सिस्ट्रॉन होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं।
देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा संकरण जिनमें जनक विपरीत लक्षणों वाले एकल जोड़े में असमान होते हैं। जो जनक होते हैं वो विपरीत लक्षणों में एकल जोड़े में क्या होते हैं, असमान होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण दूसरा है, तीसरा है त्रिसंकर संकरण और चौथा है टेट्रा संकर संकरण। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, एक संकर संकरण, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अभी 11 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है बहु युग्म विकल्पी को निम्न में से किसके अध्ययन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट जीव, दूसरा वंश, तीसरा समष्टि और चौथा है संघ। देखिए किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के विशेष में केवल 2 युग्म विकल्पी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वही बहुगुण युग्म विकल्पी केवल तभी पाए जा सकते हैं जब समष्टि का अध्ययन किया गया हो। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन होगा सी। क्या होगा, सी, यहाँ समष्टि होगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, अध्ययन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो किसके अध्ययन के द्वारा, तो समष्टि के अध्ययन के द्वारा। देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में कितने कारक शामिल हैं। स्वतंत्र अव्यूहन जो है उसके नियम में कितने कारक शामिल हैं। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 1। देखिए स्वतंत्र अव्यूहन का नियम इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लक्षण के 2 कारकों को अन्य लक्षणों के कारकों से क्या करते हैं, युग्मक के निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से छोटा और अलग किया जाता है। फिर इन लक्षणों को नए संयोजन और पैतृक लक्षण दोनों को उत्पन्न करने वाली संतति जो होती है उनमें यादृच्छिक रूप से पुनः व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, यहाँ 2 होगा। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन, मार्गन ने कौन सी फल मक्खी पर काम किया था। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि मार्गन जो था वो कौन सी फल मक्खी पर कार्य किया था। देखिए पहला ऑप्शन है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, दूसरा है मेंजिफेरा इंडिका, तीसरा है मिराबिलिस जलापा, चौथा है ड्रोसोफिला इंडिका। देखिए थॉमस हल्ट मार्गन जो हैं वो क्या किए थे, उन्होंने किस मक्खी पे किया था, तो मक्खी को उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर मक्खी पर किया था। उसे प्रयोगात्मक सामग्री के रूप में आनुवांशिकी का जैकपॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, आनुवांशिकी का जैकपॉट कहा जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। देखिए अब 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है XX एवं XO गुणसूत्र लिंग निर्धारण में एक गुणसूत्र किसमें अनुपस्थित होता है। देखिए कह रहा है कि किसमें गुणसूत्र जो है अनुपस्थित होता है। पहला हमारा ऑप्शन है नर, दूसरा मादा, तीसरा ए तथा बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए पहले तो कीट, टिड्डा, तिलचट्टा और खटमल में XX और XO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, और जिसमें XO नर होता है और XX क्या होता है, मादा होता है। तो देखिए
देखिए इसमें हमारा कौन सा ए ऑप्शन सही होगा, इसमें क्या होगा, नर होगा। देखिए फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ओ गुणसूत्र लिंग निर्धारण में एक गुणसूत्र किसमें अनुपस्थित होता है। क्या कह रहा है, गुणसूत्र किसमें अनुपस्थित होता है। तो देखिए कीट, टिड्डा, तिलचट्टा और खटमल में क्या होते हैं, एक्स होते हैं और XO प्रकार के लिंग निर्धारण होते हैं, जिसमें XO नर होता है और XX क्या होता है, मादा होता है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन नर सही है। तो फिर से मिलते हैं अपने एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।